नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो सीरीज़ हम लोगों ने मॉक टेस्ट की शुरू की है, उसमें मैं मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। मैंने आपसे बोला था कि मॉक टेस्ट की जो क्लासेस हैं, वो हम लोग 1 तारीख से शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, कल आपको पहला मॉक टेस्ट 1 तारीख को प्रोवाइड करा दिया गया था। 20 क्वेश्चंस उसके अंदर मैंने रखे थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बोल रखा है कि भाई अभी के लिए हम एक क्वेश्चन के अंदर 20 मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन ही लेके चलेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन की मदद से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैंने इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को अभी थोड़ा सा दूर करके रखा हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें तो आपके क्लोज टेस्ट वगैरह हो गए, आपके रीडिंग पैसेज वाले जो होते हैं वो चीज़ें हो गई, और आपके PQRS। ये 3 तरीके के क्वेश्चन मैंने अभी दूर रखे हुए हैं। ये भी मैं कराऊंगा, लेकिन धीरे 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 पहले एक बेस सेट कर लेते हैं 20 क्वेश्चंस के कुछ सेट करके। उसके बाद हम लोग इनमें जो है चीज़ों को इंक्लूड करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज के 20 प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं भाई। चलिए तो ये पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जरा इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, CHSL प्री का क्वेश्चन है। कह रहा है सिंस ही हिज सन हैज नॉट येट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ही वॉज रिलेक्टेंट टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड ऑफ गेटिंग अ मोटर बाइक। तो कह रहे हैं जैसा कि उसका जो बच्चा है वो अभी 18 साल की एज उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, जिस वजह से जो उसके पिता हैं वो उस चीज़ को क्या है, वह रिलेक्टेंट यानी अनिच्छुक होना। रिलेक्टेड का मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग, यानी किसी चीज को करने की इच्छा ना होना। टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड ऑफ गेटिंग अ मोटर बाइक, कि भाई वो अपने बच्चे को मोटर बाइक नहीं दिलाना चाहता, अपने बच्चे की उस डिमांड को वो पूरा करना अभी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी 18 की एज पूरी नहीं हुई है। अब मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन के अंदर ना आप तभी इस क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे जब आप टेंस समझते होंगे तब। भाई टेंस चैप्टर के अंदर हमने आपको क्या बताया था? हमने कहा था कि आपके दो टेंस ऐसे होते हैं, एक तो होता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस और एक होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। दोनों में जरा डिफरेंस बताओ क्या होता है। तो आप कहेंगे, एक जो बच्चा नॉर्मल होगा वो क्या कहेगा कि भैया जी देखो, प्रेजेंट का टेंस मतलब प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट का टेंस मतलब पास्ट का टेंस है। भाई ये मैं भी जानता हूं, बट मैं आपसे वो बात पूछना चाह रहा हूं जो कॉन्सेप्चुअली है और जो बात मैंने आपको बताई थी। मैंने क्या कहा था भाई, टेंस के अंदर मैंने आपको दोनों ही टेंस के बारे में बहुत अच्छे से एक बात बताई थी कि ये दोनों के दोनों जो टेंस हैं ये पास्ट के ही एक्शन को दिखाते हैं। ये दोनों के दोनों जो टेंस हैं वो कौन सी एक्शन को दिखाते हैं? पास्ट के एक्शन को। तब आपके दिमाग में एक प्रश्न फिर से उठा, भैया जी जब ये पास्ट के एक्शन को दिखाते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों कहला रहा है? मैं उसका रीजन समझाता हूं। पास्ट के जो एक्शन होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिनिश्ड एक्शन और एक अनफिनिश्ड एक्शन। अब ये दोनों क्या चीजें हुई? देखो, फिनिश्ड एक्शन का मतलब ऐसा होता है जैसे कोई काम मान लो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही वो काम कंप्लीट हो गया यानी खत्म हो गया। लेकिन एक काम ऐसा है जो पास्ट में शुरू तो हो गया, लेकिन अभी भी उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट पे बना हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ, प्रेजेंट पे उसका इंपैक्ट बना हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग पास्ट के उस एक्शन को दिखाने के लिए, चूंकि वो अनफिनिश्ड होता है, उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो पास्ट में ही खत्म हो चुका होता है उस काम को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये डिफरेंस होता है, और इसके लिए मैंने आपको कुछ टाइम वाली चीजें भी बताई थी जिनकी मदद से आप जो है इनको समझ पाते हैं। बताया था नहीं? बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल आपने ये चीज़ें बताई थी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अभी मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेने देंगे, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन हो गया, बस पहले क्वेश्चन में इतनी ही बात थी। आई होप कि आप इसके अंदर समझ गए होंगे। देखो इस क्वेश्चन में पता है क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखो हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया हुआ है, लेकिन बात पास्ट की ही है। यहाँ पे बात पास्ट की है, लेकिन उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट का टेंस यूज किया गया है। और मैंने आपको क्या बताया था टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट से, कि प्रेजेंट का जो रिलेशन होता है वो प्रेजेंट के साथ होता है,
और जब प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट के साथ होता है तो मेरे प्यारे साथी जब इस वाली क्लाउज के अंदर प्रेजेंट नजर आ रहा है तो यहां पर भी आप प्रेजेंट में ही बात करेंगे, तब जाके काम सही चलेगा। भाई वो बोल रहा है ना कि अभी तक उसकी प्रेजेंट में जो 18 एज है वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए वह अनिच्छुक है अपने बेटे की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। तो वॉज रिलेक्टेंट नहीं आएगा, इज रिलेक्टेंट आएगा प्यारे साथी। क्या आएगा? इज रिलेक्टेंट। ये था इस क्वेश्चन का लॉजिक। बट कई सारे बच्चे यहाँ पे जो है बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ये सीपीओ ने, सीपीओ वगैरह में भी पूछा गया था, सीएचएसएल में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे समझ के चलो। अगर ये क्वेश्चन में आप नॉर्मली समझोगे तो इसको ये समझोगे कि ये तो पास्ट की बात है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है भाई। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, उसने प्रेजेंट का टेंस यूज किया है क्योंकि एक अनफिनिश्ड एक्शन है, और अनफिनिश्ड एक्शन है तो उसको प्रेजेंट के तरीके से दिखाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। और जब एक क्लाउज में प्रेजेंट हो गया तो दूसरी में रिलेशन मेंटेन करोगे या नहीं करोगे उनका, ये वाली बात है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, यानी कि एक वो व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है घोड़ा चलाने में, उसको क्या बोलते हैं? घोड़ा चलाने में वो नहीं, टांगे वाला, ये बोल रहा है हॉर्स रेसेस, तो मेरे प्यारे साथी उसको कहा जाता है जॉकी। क्या कहा जाता है उसको? जॉकी कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, बैट्समैन आप जानते हैं बल्लेबाज होता है, स्टंटमैन वो जो स्टंट मारते हैं ना, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, जंप करते हैं, बिल्डिंगों से कूद जाते हैं, पहाड़ों पर से कूद जाते हैं, गाड़ियां उड़ाते हैं, वो सब स्टंटमैन का काम होता है। बाकी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर, साउथ पॉ। ये क्या होता है? देखो पॉ वर्ड को तो आप जानते होंगे, ये बिल्ली का पंजा होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो ये साउथ पॉ वर्ड होता है इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी भी काम को बोले तो जो स्पेशली खेल वगैरह होते हैं उनमें लेफ्ट हैंड का यूज करता है, यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड प्लेयर। लेफ्ट हैंड प्लेयर, ये जो लेफ्ट हैंड प्लेयर होता है इसी को कहा जाता है साउथ पॉ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको एक ईडियम दे रखी है, उस ईडियम का मीनिंग बताना है। ईडियम आपको दे रखी है हिट द सैक। इस ईडियम का क्या मतलब होता है प्यारे साथी? इसी के साथ में एक दूसरी ईडियम भी यहाँ पे याद करते हुए चलेंगे। हिट द सैक बोले या हिट द हे बोले, दोनों ही ईडियम का मतलब होता है गोइंग टू स्लीप, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इंप्रूवमेंट वाला पार्ट मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अब आप मुझे बताइए कैसे इसको इंप्रूव करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे शेक्सपियर इज ग्रेट देन एनी अदर इंग्लिश पोइट। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा यहां पे देन आपको दे रखा है जो कि एक कंपैरेटिव कंजंक्शन है। आप मुझे बताइए, अगर ये कंपैरेटिव कंजंक्शन यहां दे रखा है तो इसके साथ में एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आएगी बताइए। तो आप कहेंगे भैया जी आपने बहुत अच्छे से बताया था, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव। तो मुझे बताओ, अगर मैंने कंपैरेटिव कंजंक्शन देन लगा रखा है तो यहां पे इसके साथ एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आनी चाहिए? तो आप कहेंगे भैया सिंपल है, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन यहां पर कौन सी लगा रखी है? तो आप देखते ही मुझे बता देंगे कि भैया जी जो एडजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म में जो दे रखा होता है वो हमेशा उसकी पॉजिटिव डिग्री होती है। हमें कौन सी चाहिए? कंपैरेटिव। तो बनाओ ना कंपैरेटिव, कैसे बनाई जाती है? तो आप कहेंगे देखो भैया, ग्रेट आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अब इससे कंपैरेटिव बनानी है तो बस ER लगा दो, यानी कि कर दो ग्रेटर। क्या कर दो? ग्रेटर। अच्छा, अब इसकी सुपरलेटिव बनानी है तो क्या करेंगे? तो कर देंगे ग्रेटेस्ट, यानी ग्रेट लिख के और EST लगा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये वाली सुपरलेटिव डिग्री। हमें कौन सी चाहिए? कंपैरेटिव। तो यहां पे ग्रेट नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या होगा? ग्रेटर होगा, ग्रेटर। तो गड़बड़ कहाँ है, कहाँ से ठीक हो रही है? क्योंकि इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है तो हमें इसको ठीक भी करना पड़ेगा। अब बात देखो, यहाँ पे प्रेजेंट में है तो ये वॉज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा। अब इज ग्रेटेस्ट कर दिया, अभी बताया था ना, EST लगा दोगे तो कौन सी बन जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो वो तो नहीं चलेगी, यानी 3 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं, और जब 3 ऑप्शन कट गए तो जो बचा वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें आपको एंटोनियम बताना है प्रोफाउंड वर्ड का। देखो प्रोफाउंड का मतलब होता है कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर, सॉल्मन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गंभीर जो चीज़ें होते हैं उनके लिए बोलते हैं। यानी कि आप ऐसे मान के चलो ये डीप के सेंस में आता है। किसके सेंस में आता है? डीप, गहरा, उसके सेंस में। अब उसका एंटोनियम पूछ रहा है, तो समझो एक चीज़ बहुत ज़्यादा डीप है और एक चीज़ बहुत ज़्यादा उथली है, तो इसका एंटोनियम जो होगा वो यही वाला तो होगा। अब जरा ढूंढो कहाँ पे दे रखा है। देखो डीप वर्ड अपने आप में क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया जी ये तो बिल्कुल इसका सिनोनियम हो गया, आंसर नहीं बनेगा। अच्छा, इन्वेंटिव का मतलब आप जानते हैं कोई आविष्कारक, और किसी चीज़ की जब आविष्कार किया जाता है तो मेरे प्यारे साथी वो अपने आप में कैसा होता है, जब किसी चीज़ का आविष्कार किया जाता है तो उसमें बहुत सारे छुपा कर रखी जाती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा मतलब गहराई से उसको बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा गहराई से उसमें चीज़ें जो हैं बढ़िया तरीके से काम किया जाता है। तो इन्वेंटिव का इसका एकदम सिमिलर सिमिलर वर्ड निकल के आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, ऑकल्ट जो वर्ड होता है, ऑकल्ट, इस वर्ड का मतलब होता है सीक्रेट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो हिडन है। आप इसको लिख सकते हैं हिडन, कोई ऐसी चीज जो क्या है, हिडन है, उसको बोलते हैं ऑकल्ट। तो भैया हिडन तो वही होगी ना जो गंभीर होगी, जो गहरे में होगी, तो ये भी रिलेटिव वर्ड निकल के आ रहा है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और जब 3 ऑप्शन जा चुके हैं तो एक बच गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी शैलो। शैलो वर्ड का मतलब होता है नॉट टू डीप, यानी ऐसी कोई चीज जो ज्यादा गहरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एंटोनियम पूछ रहा है, फ्रीजिंग वर्ड का एंटोनियम बताना है। भाई सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पर सारी चीजें मोस्टली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग एरिया कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज, ऐसी जगह जहां पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, ऐसी जगह को फ्रीजिंग एरिया कहा जाता है। अब उसका एंटोनियम बोल रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है, तो मतलब ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो, और वो एरिया कौन सा होता है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल एरिया होता है जिसे हम उष्ण एरिया बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उष्ण बोलते हैं मेरे प्यारे साथी। और इस फ्रीजिंग को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं। भाई हिंदी के थोड़े से वर्ड खतरनाक वाले होते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ नई चीजें और बढ़िया चीजें हैं। ब्रिस्क जो वर्ड होता है ये आता है चालाक के सेंस में, जिसे आप क्लेवर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी, क्लेवर कहते हैं, तो चालाक होता है इसका मतलब। अच्छा, ज्नोइंग वर्ड का मतलब क्या होता है, GNAWING, इसका मतलब होता है कुतरना। जो चूहा होता है ना, चूहा, वो दांत से क्या करता है, सारी चीजों को कुतर देता है, तो उस कुतरने को ही कहा जाता है जिनोइंग, ठीक है, ये वाला वर्ड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो समरी वर्ड, कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि भैया जी ये स्पेलिंग तो गलत है, समरी की स्पेलिंग तो SUMMARY होती है, ये ERY है। भैया जी ये स्पेलिंग तो गलत है, हम नहीं मानेंगे। प्यारे साथी रुको और बात को सुनो, स्पेलिंग ये भी ठीक है, और स्पेलिंग जो आप बता रहे हैं SUMMARY, स्पेलिंग ये भी ठीक है, यानी दोनों ही स्पेलिंग अपने आप में ठीक हैं, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। आप मुझे बताओ, जो गर्मी सीजन होती है उसके लिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे समर। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या वो ये वाला समर होता है, देखकर बताना, देखकर, क्या ये वाला समर होता है या ये वाला समर होता है, डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे भैया जी ये वाला समर नहीं होता, वो ये वाला समर होता है। तो गर्मियों से जुड़ी चीजों को क्या कहा जाता है, समरी कहा जाता है, वो भी SUMMERY वाला। तो ये स्पेलिंग ठीक है, इसको स्पेलिंग में गलत मत कर देना अगर ये वाला समरी लिखा हुआ आ जाए। ये वाला जो समरी होता है वो किसी चीज की ब्रीफ नॉलेज, यानी कि किसी चीज के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है, समझ रहे हो ना। मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी टिप्पणी किसी चीज पे की गई, तो उसको बहुत ही ब्रीफ यानी बहुत ही कम में कर देना, उसको समरी कहा जाता है। ARY वाला समरी वो होता है। तो इनको दोनों को भैया समझ लो, स्पेलिंग में मत समझ लेना इसको, क्योंकि स्पेलिंग में फंसा देगा ये क्वेश्चन आपको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीएम का मीनिंग बताना है, ब्रेड एंड बटर। भाई सीधे सीधे एग्जामिनर ने लिखा हुआ है, ईडीएम है, ईडीएम, द गिवन ईडीएम, यानी दी गई ईडीएम का मीनिंग बताना है। अब एग्जामिनर ने ऑप्शन देखो कैसे लिखे हुए हैं। ब्रेड एंड बटर क्या है, एक ब्रेकफास्ट है, मनी मेकिंग है, कंफर्टेबल लिविंग है, या मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। तो कई सारे बच्चे जो बेचारे बिल्कुल बहुत ही कम इंग्लिश पढ़ के गए होंगे, डायरेक्ट सीधा पेपर देने चले गए होंगे, उनको तो लगा होगा यार ब्रेड और बटर ये तो सुबह सुबह नाश्ते में खाते हैं, भाई ये तो ब्रेकफास्ट है, डी ऑप्शन लगा दो, आगे बढ़ जाओ। अरे भाई
यहां देखो ना क्या बोल रहा है वो, द गिवन ईडियम। ये कोई नॉर्मल वर्ड लिखे हुए नहीं है ब्रेड एंड बटर आपके सामने, ये एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है रोजी रोटी कमा पाना, बस उतना जितने में आपकी रोजी रोटी चल सके, ठीक है ना, ब्रेड एंड बटर। तो मेरे प्यारे साथी, मीन्स ऑफ लिविंग लाइवलीहुड, ये आपका जो है इसका राइट आंसर होगा, बी वाला, ठीक है। बाकी मैं जानता हूं कि ये जो द ब्रेकफास्ट वाला ऑप्शन है ये बस एग्जामिनर ने मजे के लिए डाला है आपके लिए। इसे बच्चे केवल वही लगा सकते हैं जो बच्चे बिल्कुल ही तैयारी में नए हैं और इंग्लिश से उनका कोई वास्ता नहीं है, बस केवल थोड़े थोड़े तुक्के मारना चाहते हैं, वो बच्चे इस क्वेश्चन को डी ऑप्शन लगाएंगे, बाकी और कोई नहीं लगाएगा, मेरे को मालूम है बहुत अच्छे से। आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर करो। ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, इस वाले पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है एन ऑकवर्ड नाइदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग। क्वेश्चन में अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो ऑकवर्ड निगेटिव वर्ड है और ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस ये अपने आप में एक पूरी फ्रेज हो गई, नाउन फ्रेज, जो कि पॉजिटिव मीनिंग कर रही है। कैसा मीनिंग कर रही है? पॉजिटिव। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप यहां पर बीच में जो भी चीज लगाएंगे वो एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो ऐसी चीजों को कनेक्ट कर दे जो आपस में कंट्रास्ट क्रिएट करती हैं। अब आप जानते हैं दो वर्ड को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी कंजंक्शन लगाते हैं। अब वो कंजंक्शन बताओ जो कंट्रास्ट क्रिएट करने वाले वर्ड को आपस में जोड़ते हैं। तो आप कहेंगे भैया जी चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो बियॉन्ड भी नहीं होता क्योंकि ये प्रेपोजिशन होती है, आइदर भी नहीं होता क्योंकि ये एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो कि क्या करता है, आइदर जो होता है वो क्या करता है, आइदर देखो, आइदर एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और आइदर कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। आइदर जब आप यूज करते हैं तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है जैसे मान लो दो चीजें हैं तो दो में से कोई एक, या तो ये वाला या फिर ये, ठीक है, ये वाला है तो ये वाला नहीं है और अगर ये वाला है तो ये वाला नहीं है, मतलब दोनों में से एक, वो वाली सिचुएशन करता है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमको कंट्रास्ट क्रिएट करा के दोनों को ऐड करना है। तो भैया आइदर भी नहीं होगा, अनलेस भी नहीं होगा, बियॉन्ड भी नहीं होगा, केवल एक कंजंक्शन हमारे पास दे रखा है बट जो कि कंट्रास्ट क्रिएट करने वाले वर्ड को आपस में जोड़ता है। मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में ये बात बहुत अच्छे से सिखाई हुई है। तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए नाइदर नहीं आएगा, यहां पे बट कंजंक्शन हमें लगाना पड़ेगा, यानी बी वाला ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ गई बात? आ जाओ नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको बतानी है मिस स्पेल्ट, यानी आपको बेसिकली इतनी बड़ी भाषा में बस एक ही बात लिखी हुई है कि भैया चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से उस वाले को चुन दो जिसमें गलती दे रखी है, खत्म। अब आप चाहें तो समय दे सकते हैं और आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि क्वेश्चन की भाषा को समझ के आप ये देखें कि उसमें स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? ये जो दे रखा है ना ये चीज, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रीजन उसका ये है क्योंकि आपसे सीधे बोला है कि भैया आपको गलत स्पेलिंग चुननी है, बात खत्म, नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में इसको पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नीचे दिए गए जो ये ऑप्शन है इनमें से तीन स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है और एक स्पेलिंग जो दे रखी है वो गलत है। हमको वही वाली चाहिए। समझ गए बात को? खत्म, बस इतना काम देखना है। अब देखो मैंने क्या बताया, मेरी बात ध्यान से समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। कभी भी आपको स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पूछा जाए स्पेलिंग एरर का, तो उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका याद रखना भाई, हर हाल में एग्जामिनर चाहे आपसे गलत स्पेलिंग पूछे चाहे सही स्पेलिंग पूछे, आपको कौन सी ढूंढनी है? हमेशा सही वाली। कहीं पे लिख लेना स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन करते समय एग्जामिनर कोई सी स्पेलिंग आपसे पूछ रहा हो, आपको हर हाल में कौन सी ढूंढनी है? सही वाली। सर क्यों सही वाली क्यों ढूंढनी है? भाई सही वाली इसलिए ढूंढनी है क्योंकि वो सही वाली स्पेलिंग ढूंढना आपके लिए ज्यादा ईजी रहेगा। रीजन बता रहा हूं, आप मुझे बताओ, आप जहां भी इंग्लिश लिखी हुई देखते हो क्या उसमें सब गलत सलत स्पेलिंग दिखती हैं आपको? नहीं ना, आपको हमेशा सही स्पेलिंग ज्यादा नजर आती हैं। तो इसीलिए चाहे एग्जामिनर गलत स्पेलिंग पूछे चाहे सही वाली पूछे, आपको हर हाल में सही वाली ढूंढनी है। अब ऐसे इससे आंसर कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूं।
अगर मान लो एग्जामिनर ने आपसे गलत वाली स्पेलिंग पूछी, तो भाई 3 ऑप्शन जो सही वाले होंगे, यानी 3 ऑप्शन जिनमें सही वाली स्पेलिंग दे रखी होगी, वो तीनों ऑप्शन उड़ा देना और उस गलत वाले को चुन लेना, बात खत्म। ऐसे ही अगर मान लो आपसे सही वाली स्पेलिंग पूछी, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा, तो 3 स्पेलिंग ऐसी होंगी जो आप देखते ही बता दोगे कि भैया ये गलत है, और एक स्पेलिंग ऐसी होगी जो सही होगी, तो फिर वो निकल के आ जाएगी तुरंत आपके सामने। ये होता है तरीका। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे गलत पूछी है, मिस स्पेल्ड, तो मैं तुरंत देखूंगा कि भैया फॉलोड की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, अल्टीमेटली की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, एडवर्स की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। तो भाई जब 3 स्पेलिंग ठीक दे रखी हैं और मेरे से गलत पूछी है, तो ये तीनों तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। मेरा आंसर तो जो बच गया वही होगा, शेड्यूल। शेड्यूल की स्पेलिंग ये नहीं होती। समझ में आ गई ना मेरे प्यारे साथी? ये नहीं होती है शेड्यूल की स्पेलिंग, इसमें सी बनता है यहाँ पे एच से पहले, वो होती है सही स्पेलिंग। तो ये गलत हो गया, बात खत्म कर दो, इसको हटा दो। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन, इसमें एंटोनियम बताना है एक्सर्ट वर्ड का। एक्सर्ट वर्ड का मतलब होता है अपनी बातों को बहुत ज़्यादा इनलाइटन करना, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना किसी बात को, मतलब बहुत बढ़ाना, जोर देकर कहना बेसिकली। यानी अगर हम बात करें किसी चीज को एक्सट्रीमली बोल्डराइज करना, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा के कहना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सर्ट करना। एक्सर्ट सामने लाना भी होता है, एक्सर्ट किसी चीज की इमर्ज को भी कहलाता है। इमर्ज मतलब किसी चीज की शुरुआत होना, स्टार्टिंग होना, सामने आना किसी चीज का, उसको भी बोलते हैं। तो एक्सर्ट वर्ड का एंटोनियम बताना है बेसिकली। तो अब आप देखो एंटोनियम अगर देखोगे तो इमर्ज वर्ड की अगर हम बात करें, तो ये तो मैंने कहा अभी सामने आने के सेंस में आता है, इमर्ज बोलते ना, इमर्जिंग प्लेयर, तो भैया ये तो नहीं होगा। अच्छा, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, ये भी नहीं होगा। रिलैक्स हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे एंटोनियम पूछा है। भाई एक्सर्ट का मतलब होता है कोई बात को बहुत जोर लगा के कह रहा है, और एक वो बिल्कुल शांत है, रिलैक्स है, कोई मतलब ही नहीं है, वो वाली बात। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें एंटोनियम बताना है आपको कंफ्यूजिंग वर्ड का। देखो कंफ्यूजिंग का मतलब क्या हुआ, कंफ्यूजिंग का मतलब हो गया थोड़ा सा, मतलब दुविधा वाली स्थिति में हो ना, कि आपको खुद नहीं पता है कि आपको क्या करना है। अ पर्सन हु डोंट नो व्हाट टू डू, मतलब वो नहीं जानता कि उसे क्या करना है। तो ऐसी चीज़ों में अगर हम बात करें तो उनको कंफ्यूजिंग बोला जाता है। अब कंफ्यूजिंग व्यक्ति, आप मुझे बताइए उसका एंटोनियम बताना है इन 4 ऑप्शन में से, जो ये 4 ऑप्शन है। तो कंफ्यूजिंग ट्रैवलर, भाई कोई मतलब नहीं, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, कोई मतलब नहीं है इसका। जर्नी का मतलब यात्रा होता है, कहीं से कहीं रिलेट नहीं करेगा। ट्विंकल्ड का मतलब होता है टिमटिमाना एक प्रकार से, वो चीज़, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें कंफ्यूजिंग का एंटोनियम पूछा है, तो वो गाइडिंग हो जाएगा। सोचो एक व्यक्ति अगर खुद में ही कंफ्यूज है, तो वो आपको गाइड कैसे करेगा, नहीं कर सकता ना। तो बस कंफ्यूज व्यक्ति गाइड नहीं कर सकता, यानी गाइड इसका एकदम राइट एंटोनियम हो जाएगा। गाइड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को रास्ता दिखाना, या किसी की बेसिकली पथ प्रदर्शन करना, यानी कि किसी को रास्ता दिखाना, या किसी चीज़ को लेके किसी को बात बताना कि भाई इस तरीके से इस काम को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है माई फ्रेंड्स आर ऑन अ ट्रिप टू द वर्ल्ड। देखो भाई एक बात बताऊं, जो जब भी कोई व्यक्ति ट्रिप वगैरह करता है, यात्रा वगैरह करता है, तो वो हमेशा अक्रॉस करता है। अक्रॉस मतलब उसके चारों ओर। तो अक्रॉस हो गया, अमोंग हो गया, ये वर्ड जो आपका अक्रॉस हो गया, अराउंड हो गया, ये वर्ड तो प्रेपोजिशन के रूप में लग सकते हैं, बट टू नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम, ये सब वर्ड मैंने आपको बता रखे हैं प्रेपोजिशन चैप्टर में अच्छे से, कि इनका कहाँ यूज़ किया जाता है। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि टू का यूज़ हम तब करते हैं जब बात डेस्टिनेशन की जाती है, यानी जब हम एग्जैक्ट किसी डेस्टिनेशन को बताने की बात करते हैं तब टू का यूज़ किया जाता है। और टूवर्ड्स का यूज़ कब किया जाता है, जब हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते से होकर गुजरते हैं, या जिस चीज़ से होकर गुजरते हैं, उसके लिए टूवर्ड्स लगाया जाता है। ये मैंने आपको बता रखा है। तो भैया टू, क्या बर्ड किसी की डेस्टिनेशन हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। और जब डेस्टिनेशन नहीं हो सकती तो टू टू कहाँ से आ गया। टू प्रेपोजिशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अराउंड प्रेपोजिशन आएगी, कि भाई हम जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने वो क्या किस चीज़ पे हैं भाई, वो एक ट्रिप पर हैं पूरे संसार की, यानी वो संसार के चारों ओर में जो भी जगह हैं, पूरे संसार के बीचों बीच में जो भी जगह हैं, वो सारी की सारी जगह घूमेंगे, वो ट्रिप पर हैं भाई।
तो अराउंड वाला आंसर एकदम ठीक होगा, सी बात। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, करे अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पजेस्ड। तो कह रहा है कि भाई एक प्रकार से किसी भी चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, इस तरीके से दिखाना कि भाई जो मतलब उसके पास है भी नहीं, मतलब उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना जितना कि उसके पास है, ऐसी चीजों को क्या कह सकते हैं? ऐसी इस अवस्था को जो इस तरीके से लोग करते हैं इन चीजों को, उसको क्या कहा जाता है? भाई समझो, जैसे मेरे पास, मैं लखपति हूं, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा कि मैं लखपति हूं और मैं अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रखा पड़ा हूं जैसे कि मान लो मैं करोड़पति हूं, तो ये क्या कहलाएगा? मतलब कोई व्यक्ति है लखपति लेकिन वो दिखावा ऐसे कर रहा है या चीजों को इस तरीके से दिखा रहा है सोसाइटी के अंदर जैसे कि वो करोड़पति हो, तो इसी अवस्था को क्या कहा जाएगा? वो इन वर्ड्स के दौरान आपसे पूछा गया है इस पूरी स्टेटमेंट की मदद से कि भाई एक्चुअली उतना ज़्यादा दिखाना अफेक्ट, मतलब एक तरीके से लोगों को इंप्रेस करने के लिए इतना ज़्यादा दिखाना, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और मेरिट दिखाना कि जितनी आपके पास एक्चुअल में है उससे कहीं ज़्यादा दिखाना, तो वो होता है एक प्रकार का दिखावा। और दिखावे को इंग्लिश में कहते हैं प्रिटेंड करना। तो मेरे प्यारे साथी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिटेंशियस। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रिटेंशियस। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एरी, एरी, अरे भाई ये गांव वाला एरी वर्ड नहीं है, एरी का मतलब होता है हवादार, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। अच्छा, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, और इंपीरियल, इंपीरियल, इंपीरियस, देखो दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। इंपीरियस ये होता है एक तरीके से अगर हम बात करें रिलेटेड टू एम्पायर। अरे भाई एम्पायर की स्पेलिंग गलत हो गई। इंपीरियस मतलब आप ऐसे समझ लो शाही, जो एक तरीके से राज घराने से जुड़ी हुई चीजें जो होती है ना, उनको बोला जाता है एम्पायर। ठीक है ना, जो एक तरीके से राज घराने से जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं उनको बोलते हैं एम्पेरियस। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? एम्पेरियस। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन एरर का है भाई, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गिव अस। भाई हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं या ग्रेटफुल हैं उस बुक के लिए जो उन्होंने दी थी। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज, एक बच्चा जो कि अच्छे लेवल पे इंग्लिश पढ़ा हुआ है वो ये बात जरूर सोच सकता है कि भैया जी इस क्वेश्चन में गलती यहां है, यहां पर आपने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाया, यहां आपको रिलेटिव प्रोनाउन या तो विच या फिर दैट का यूज करना चाहिए था, लेकिन आपने यूज नहीं किया है, तो बात तो गलत हो गई। यहां पे ये यूज करना चाहिए था, यानी कि यहां पे जो आंसर है वो बी वाले पार्ट में। कई बच्चे ऐसा करेंगे, मैं जानता हूं, जो बच्चे अच्छे लेवल की नॉलेज रखते हैं इंग्लिश के अंदर, उनके दिमाग में ये पॉइंट आएगा और वो यहां पे इस वाली बात को समझ के आंसर लगा रहे होंगे। बट मैंने कहा ना, कई बार वो बच्चा इसलिए मात खा जाता है क्योंकि वो ज़्यादा नॉलेज रखता है, और ज़्यादा नॉलेज रखने के साथ साथ हम कई बार क्या कर देते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये बड़ी वाली गलती है, और ऐसे कीमत पे हम क्या करते हैं, उस छोटी वाली चीज़ की तरफ देखते ही नहीं है जो एक्चुअल गलती उसके अंदर होती है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक है, बट यहाँ मिस्टेक नहीं है। आई रिपीट, देयर इज नो मिस्टेक, यहां कोई गलती नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। अब आप कहेंगे अरे भैया ये क्या होगा, ये क्या बवाल है, ये कैसे हो गया, यहां गलती क्यों नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं प्यारे साथी, प्रोनाउन में, प्रोनाउन चैप्टर के अंदर एक बात आपको पढ़ाई जाती है, जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। याद है या भूल गए? ये प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। और ऐसे केस में यह किया जाता है कि जब आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं और आगे वाली क्लाउज में उसको एकदम डेफिनेट कर दिया जाता है कि हम इसी चीज की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन को स्किप कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है, और इसी को जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट कहा जाता है भाई। अब यहां पे देखो, यहां रिलेटिव प्रोनाउन अगर लगा दोगे तो गलती नहीं है, लगा दोगे तब भी ठीक है, और स्किप कर दोगे तब भी कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट होता है।
और एग्जामिनर ने उस कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज कर दिया। अब बच्चे परेशान कि यार भैया रिलेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है यहाँ पे, लगना चाहिए था दैट या विच, कोई तो लगाता दोनों में से। भाई लगा दोगे तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक रहेगा तब भी, और स्किप कर दोगे, वो कॉन्सेप्ट इसीलिए बना हुआ है स्किप करने के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मर्जी है, आप स्किप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एग्जामिनर ने यहां स्किप कर दिया है तो यहां गलती नहीं निकाल सकते, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यहां एक ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनर ने यूज किया है, और गलती मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। आप देखो, गलती आप ये समझो, भाई आपने बुक की बात की, बुक कौन सी? जो उन्होंने हमें दी थी, दे गेव अस, जो उन्होंने हमें दी थी। यानी इस वाली क्लाउज की मदद से ये जो बुक है ना, बुक, इस वाली क्लाउज की मदद से इस बुक को क्या कर दिया? बिल्कुल डेफिनेट कर दिया। अब मेरे प्यारे साथी, क्या आर्टिकल चैप्टर में मैंने आपको नहीं बताया था कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल? इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल इकलौता होता है द। तो आप मुझे बताओ, जब ये चीज, जब ये नाउन आपका डेफिनेट है, तो इसको दिखाने के लिए जो इसके साथ आर्टिकल आना चाहिए वो इंडेफिनेट कैसे आ जाएगा? क्या डेफिनेट आर्टिकल यहां नहीं आना चाहिए था? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आना चाहिए था, इसी वजह से यहां आर्टिकल ए नहीं आएगा, बस यही गलती थी, यहां द आएगा। समझ में आया या नहीं क्वेश्चन? समझे ना लॉजिक पूरा इस क्वेश्चन का? तो इसमें डी पार्ट में गड़बड़ था, बट कई सारे बच्चे इसका आंसर बी ऑप्शन लगा के चले आए। समझ गए भाई? ये देखो, ये सीपीओ की पावर है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है सीपीओ। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें इनकरेक्ट स्पेल्ड बतानी। सिंपल है, क्या बताया था? सही वाली स्पेलिंग ढूंढो और आंसर निकाल लो। अब देखो, इसमें आर्ग्यूमेंट एकदम सही स्पेलिंग है, इक्वली एकदम सही स्पेलिंग है, अनबिलिंग एकदम सही स्पेलिंग है। भाई तीन स्पेलिंग तो ठीक निकल आई। अच्छा, जब तीन ठीक निकल आई तो मेरे से तो गलत पूछी है। जब मेरे से गलत पूछी है तो मैं समझ गया कि भाई ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? भाई मेरे से गलत पूछी है और मैं तो हमेशा सही वाली ढूंढता हूं, तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते, यानी जो बच गया वही हमारा आंसर है, डी वाला ऑप्शन। अब डी वाला ऑप्शन अगर आंसर है तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? सही वाली स्पेलिंग होती है OCCURRED, अकर। ठीक है, ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बताओ। इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी गलत स्पेलिंग पूछी। भाई आप लगा के दिखाओ, इस बार तरीका, इस बार तरीका आप लगा के दिखाओ। तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी बिल्कुल आपने बताया, एग्जामिनर कोई सी भी पूछे, हमें तो बस सही वाली ढूंढनी है। हमने देखा वीकेंड एकदम सही स्पेलिंग है, डिजर्ट एकदम सही स्पेलिंग है, जर्नी एकदम सही स्पेलिंग है। तो भाई जब ये तीन स्पेलिंग ठीक हो गई, एग्जामिनर ने मेरे से गलत पूछी है, तो मतलब ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकते। जो बचा वही मेरा आंसर, यानी सी वाला राइट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि गलत पूछी है और ये तीनों तो ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे का दिमाग घूमेगा, जो बच्चा कहेगा कि भैया जी ये बी वाली स्पेलिंग सही कैसे है, हमने तो ये वाली स्पेलिंग देखी है, ये वाली, तो ये कैसे सही हो गई? मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में इसमें गलती आपकी नहीं है, आपने बस दोनों में से एक ही देखी है। पर मैं आपको बता दूँ, स्पेलिंग ये भी ठीक है और स्पेलिंग ये भी ठीक है, तो फिर सर दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो डिजर्ट होता है ये बेसिकली रेगिस्तान के लिए आता है, या ऐसे एरिया के लिए आता है जहाँ पे केवल रेत ही रेत हो। और ये वाला जो डेजर्ट होता है वो बेसिकली स्वीट से रिलेटेड होता है, यानी जो मिठाइयाँ वगैरह होती है उनसे रिलेटेड होता है डेजर्ट। तो डबल एस मतलब मिठाइयाँ, और केवल सिंगल एस है तो रेगिस्तान। अब कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखने का सिंपल सा तरीका है, अगर सिंगल है तो भैया उसकी ज़िंदगी बंजर है, ये वाली बात है, और डबल है तो फिर तो मिठाइयाँ मिठाइयाँ भाई। समझ रहे हो ना? तरीका है, इसको याद रखना भाई, दिल पे मत ले लेना कोई बात की, और सर जी सिंगलों के लिए ऐसे कहती है। अब भाई समझ जाओ थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस याद कराने के लिए बोल दिया मैंने, ठीक है ना? बाकी बहुत ही गहरा वाला रिश्ता है सिंगलों से अपना, इसलिए परेशानी नहीं होनी है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सही वाली स्पेलिंग क्या हो जाएगी भाई? माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़ पर्वत, ठीक है? तो इसकी स्पेलिंग होती है MOUNTAIN, ये होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर करो भाई। इसमें रैकन वर्ड का सिनोनियम पूछ बताना है। देखो रैकन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को ना इवेलुएट करना, किसी चीज को, यानी किसी चीज को अपने ओर काउंट करना, एक प्रकार से ऐसे समझ लो, ठीक है? किसी चीज की आकलन करना, किसी चीज का बेसिकली।
तो रेकन वर्ड अपने आप में इसका जो अगर सिनोनियम होगा तो वो काउंट करना हो जाएगा, एकदम राइट। बाकी इमेजिन एक तरीके से कल्पना करना, मेरिट किसी चीज़ का गुणों की व्याख्या करना या किसी चीज़ का बेसिकली बताना, विश्लेषण करना वो होता है। ऐसे एक तरीके से किसी चीज़ का आकलन करना होता है, बट लेकिन ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट है, काउंट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसीलिए हम इसको आंसर नहीं लगा सकते। हाँ, ऐसा जरूर किया जा सकता था कि अगर काउंट वर्ड ना देता तब एसएस लग जाता, लेकिन अगर काउंट दे रखा है तो यही लगेगा रेकन के लिए। ठीक है ना, रेकन का मतलब किसी चीज़ का आकलन करना होता है, तो ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर बताओ। इसमें देखो भाई, इसमें कैंडर वर्ड का आपको बताना है सिमिलर इन मीनिंग, यानी ऐसा ऑप्शन चुनना है जो मीनिंग में सिमिलर है कैंडर के। कैंडर मतलब होता है ईमानदारी, इसका मतलब क्या होता है, ईमानदारी, और ईमानदारी को इंग्लिश में कहते हैं भाई ऑनेस्टी, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। बाकी देखो, बिल मॉडल वर्ब भी होती है, लेकिन बिल वर्ड नाउन की तरह भी काम करता है, और जब ये नाउन की तरह काम करता है तो इसका मीनिंग होता है इच्छा के सेंस में। ठीक है, बाकी पावर ताकत होती है, और रिजोल्यूशन होता है एक तरीके से कि आपकी जो दृढ़ता होती है ना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एक ईडियम दी गई है, फेयर एंड स्क्वायर डील। इसको लिए आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इसको एक तरीके से सब्सिट्यूट कर सकता है पूरी तरीके से। तो भाई फेयर एंड स्क्वायर डील हमें पता है एक ईडियम है, और उसका मीनिंग होता है कि एकदम बहुत ही ईमानदारी से अगर कोई काम किया जाता है तो उसको फेयर एंड स्क्वायर बोला जाता है। तो वो एक ही जगह नजर आ रहा है ए वाले ऑप्शन में, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, ईडियम दे रखी है, बताना है इसका मीनिंग। कह रहे बी इन सेवंथ हेवन, तो इस ईडियम का मतलब क्या होगा, आपको बताया ना, कैसे याद कराया था मैंने इसको याद कराया था भाई, सातवें आसमान पे होना। सातवें आसमान पे अगर कोई व्यक्ति होता है ना, तो वो व्यक्ति कैसा होता है, तो आप कहेंगे भैया जी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जब खुश हो जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं सातवें आसमान में होना। तो भाई आंसर क्या होगा, टू बी स्टेट इन ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यानी बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो बस 20 क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।